स्वागत है बच्चों आप सबका इस सीरीज में। बच्चों इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 12 फिजिक्स का हम रिवीजन कर रहे हैं यार। आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है और ऑब्वियसली हम जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सीरीज ऑलमोस्ट एंड पे जा चुकी है बॉस, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी हमने डिस्कशन करी है, डेरिवेशन, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेहतरीन से चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। एक कंबाइंड आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा सारी चीजें जाने वाली हैं जिसको आप रिवाइज करके विद फुल ऑफ कॉन्फिडेंस अपने एग्जाम को फाइट करने के लिए जाने वाले हो। और उसी के अलोंग विद दैट आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब आप डायरेक्ट तुक्के उक्के नहीं मार के आओगे, ठीक है। एटलीस्ट आपको सेंस रहेगा, पता रहेगा कि ये क्वेश्चन ऐसे होना और ये करेक्ट होगा, तो आपको पूरे करेक्ट मार्क्स मिलेंगे। अंडरस्टूड। मतलब एक सेक्शन ऐसा रहता था कि देखो थ्योरी में क्या होता है, हम लिख भी लेते हैं, डेरिवेशन में कुछ ना कुछ लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल में चलो फॉर्मूला कुछ ना कुछ अप्लाई कर लेंगे, पर ऑब्जेक्टिव में अगर गलत है तो पूरा गलत माना जाएगा। तो वो भी क्लियर हो जाएगा, डेरिवेशन भी न्यूमेरिकल भी। जो रहा लिखने वाले छोटे छोटे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 1 मार्क्स के, राइट, वो आपने जो भी आपने साल भर पढ़ा है उसको पढ़ते रहना, उसको मस्त तरीके से रिवाइज करते रहना। तो मैंने जैसे कि आपसे वादा किया था कि कंप्लीट आपको वो डेरिवेशन कराऊंगा जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे होते हैं, बच्चों को उतनी जल्दी से समझ नहीं आते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके वो भूल जाते हैं, वो सब कुछ कवर करेंगे बच्चों। आज का इस चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, लेक्चर नंबर 2, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें जितने भी मैं कॉन्सेप्ट डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा और डिस्कस करूंगा वो अमेजिंग होने वाले हैं। मतलब सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। हियर वी गो गाइस। और उम्मीद कर रहा हूँ यार आपने प्रीवियस जितने भी लेक्चर थे सबको बढ़िया से प्रैक्टिस करा होगा, उसको एंजॉय किया होगा और अपना बनाया होगा, है ना। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको आना चाहिए, अल्टीमेटली एग्जाम आपने देना है। तो ऐसी उम्मीद मैं करके चल रहा हूँ, आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ भयंकर वाला कि हाँ यस आपने बिल्कुल बेहतरीन साल प्रैक्टिस कर रहे होंगे अब आप ये लेक्चर्स देखने के बाद भी, और जो आपके खुद के नोट्स भी हैं उनको। देखो रिटन प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी बार लिख लिख के करोगे ना उतनी बेहतरीन आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे अपने कंसेप्ट में। और भूलने की जो एक तरीके से मैं बोलूंगा बीमारी होती है कि भाई हम भूल जाते हैं, बार बार हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं, भाई वो तब होता है ना जब हम जस्ट पढ़ते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। बच्चों कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से माइंड में स्टे करती है जब आप उनको लिख लिख के करते हो। जितनी प्रैक्टिस आप लिख लिख के कर सकते हो ना, जितने पेज भर सकते हो, जितनी कॉपियां आप या इस समय भर सकते हो जस्ट बिफोर योर बोर्ड एग्जाम, उतना आपको फायदा मिलने वाला है। 100% करके देखो, मजा आएगा। सो गाइस द वेरी फर्स्ट डेरिवेशन आज का इस लेक्चर का शुरुआत कर लेते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी को पहले मैं डिफाइन कर देता हूं, उसके बाद हमने गैल्वेनोमीटर से एमीटर को बनाना है। उसका मतलब वी हैव टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वो पूरा प्रोसेस करना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और क्या रेजिस्टेंस होता है, फिर पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब पूरा डिराइव करना है, आप सबको पता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन बहुत आती है, जैसे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इस टाइप की डेफिनेशंस। तो जहां जहां पे मेरे को लगेगा कि ये कराना चाहिए तो मैं उसको कराता रहूंगा, बाकी आपने अपने हिसाब से रिवीजन भी करता रहना है, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी को हम IS, करंट सेंसिटिविटी IS से हम नॉर्मली उसको डिनोट कर देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जल्दी से बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है बॉस। तो इट इज समथिंग, इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन, आप समझो, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली यार, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो होता है ना, इसको हम थीटा से डिनोट करते हैं, जो भी एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहा है उसको थीटा से डिनोट करेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन, कब, व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट, है ना। यूनिट करंट जब उससे फ्लो कर रही है, यानी हम करंट की बात कर रहे हैं, है ना, यूनिट करंट, है ना, पर यूनिट करंट की ही बात करेंगे ऑब्वियसली। तो डिफ्लेक्शन तब हो रहा है उसमें जब करंट उसमें फ्लो कर रही है, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। पहले डेफिनेशन लिख देना, बेस्ट तरीके बताऊंगा, डोंट वरी, आपको मजा आएगा। आपको जब उसको लिख के आओगे ना तो पूरे मार्क्स देगा, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा उसको आपके मार्क्स काटने का। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है थीटा, वो करंट की वजह से हो रहा है, तो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा ना गाइस, रेशियो थीटा अपॉन I, तो ये जो रेशियो होता है इसी को बोला गया था करंट सेंसिटिविटी। एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, करंट सेंसिटिविटी। इस रेशियो को ही हम करंट सेंसिटिविटी का नाम दे देते हैं, मतलब इसको ही हम IS कहते हैं, मतलब IS, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो ये जो थीटा होता है इसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू कहां से आती है वो मैं बताऊंगा आपको अभी नेक्स्ट, जब भी हम नेक्स्ट करेंगे, हाँ नेक्स्ट वाला जब करेंगे उसमें बता दूंगा टॉर्क वगैरह से कैसे आया। फिलहाल के लिए मैं यहां लिख दिया, थीटा की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, यहाँ पे थीटा की वो होती है NBA
ठीक है, NBAI और बाई के, ये होती है थीटा की वैल्यू। एंड नंबर ऑफ टर्न्स होती है कॉइल में जो गैलोमीटर में होती है, और मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका, कॉइल का एरिया होता है, तो करंट ही है। और ये के क्या है, इसको कहते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। दिस इज टॉर्जनल कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। अगर आपने देखा होगा मूविंग कॉइल गैलोमीटर में एक स्प्रिंग यूज की जाती है, उसका टॉर्जनल कांस्टेंट है, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे। तो जब इसको यहां पुट करोगे तो आई एस कितना आएगा, आई आई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा NBA बाय के। तो इतना लिख के आना आपने। तो सर हम कितना लिखेंगे, हम सब याद रखेंगे क्या, नहीं। अगर वो 1 मार्क्स में केवल डेफिनेशन पूछ रहा है तो ये डेफिनेशन लिख देना और ये रिलेशन लिख देना, बस। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, और डायरेक्ट ये लिख देना और करके, ठीक है, कि ये करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ गया ना तो भी हो जाएगा, देखो यहीं से तो बनेंगे क्वेश्चन, कोई एडिशनली आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट। सो दिस इज IS इक्वल टू NBA बाई के। ये मैंने बता दिया कौन क्या है। नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में, मैग्नेटिक फील्ड होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कॉइल का होगा, के इज द टॉर्जनल कांस्टेंट। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, बस। पूरे मार्क्स जो भी वो हो गए वो दे देगा आपको 100%, डोंट वरी। अब द मेन थिंग इज दैट बच्चों कि यहां पे हमें गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है एमीटर में, और उसको डिराइव करना है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। सो अगर मैं आपको बोलूं यहां पे हमने करना है कन्वर्जन, ठीक है, पार्ट 2 है ये, दिस इज योर पार्ट 1 एंड दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, सो हमने करना है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ओके, किसमें, इनटू एमीटर। आपका फेवरेट है ना, आपका फेवरेट, दैट इज एमीटर। ओके गाइस, सो हमने एमीटर बना दिया भाई गैल्वेनोमीटर से। तो बेस्ट तरीका किस तरीके से करेंगे, याद कैसे रखेंगे, क्वेश्चन कहां से आ सकते हैं, सब बताऊंगा। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूं इधर से, ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। ओके सर, तो दिस इज योर नेक्स्ट पोर्शन कि हमने करना क्या है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक गैल्वेनोमीटर बनाएंगे, और एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक शंट यूज करते हैं बच्चों। अगर मैं आपको बता दूं, आपको याद आ गया होगा, शंट का मतलब होता है, ये होता है शंटिंग करने का मतलब कि गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस यू कैन से कनेक्टेड, ये लिख लेना, इन पैरेलल, ठीक है, विद गैल्वेनोमीटर। ओके, ये करना है हमने। अब तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं सर, चलो भाई यहां से स्टार्ट कर लेता हूं। तो दिस इज योर, लेट्स सी, गैल्वेनोमीटर G, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, और इसके पैरेलल में एक अदर रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर लेते हैं सर। बिल्कुल सर, और ये जो रेजिस्टेंस है इसको S लिखेंगे, शंट। ओके, और यहां से जो भी मेन करंट आ रही होगी यहां से, दैट इज I, यहां पे आगे वो करंट ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहना, नो प्रॉब्लम, आपको फंसने नहीं दूंगा। ओके, तो I यहां से डिवाइड होगी, इसका कुछ अमाउंट इसमें जाएगा, दैट इज IG, दैट इज कॉल्ड एज करंट इन गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और सम अमाउंट इसमें जाएगा, और इसमें जो करंट जाएगी दैट इज IS। चूंकि ये बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस है तो उसमें करंट ज्यादा जाएगी, इसमें करंट कम जाएगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है, इवन एट वेरी स्मॉल करंट ये डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ज्यादा करंट इसमें ही जाएगी, तभी हमने इसको पैरेलल में लगाया है, इसको डैमेज होने से बचाने के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में हम इसको कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर नॉर्मली डिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है करंट की, नॉट फॉर मेजरमेंट। मेजरमेंट के लिए एमीटर यूज किया जाता है, ठीक है, और एमीटर बनाने के लिए हमने बस ये अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये जो बच्चों अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे, इस अरेंजमेंट को ही नाम दिया गया, व्हाट इज दैट, एमीटर। तो इस अरेंजमेंट को ही हमने कहा दिस इज आवर एमीटर। ओके कूल। तो अब ये करंट यहां से यहां तक पहुंचेगी, इधर से ये पहुंचेगी, दोनों मिलकर फिर से वापस इधर आ जाएगी, ये है ना। दिस इज योर जो भी रेंज ऑफ एमीटर रहेगी, मेन करंट, एंड दिस इज फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, दिस इज करंट इन शंट। ओके, अब अगर आप देखो ये तो दोनों पैरेलल में है, यस, तो यानी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा शंट के, लेट्स सी वो VS होगा, और इसके अक्रॉस गैल्वेनोमीटर के जो वोल्टेज होगा, लेट्स सी वो V इसके नाम से G होगा। भाई पैरेलल में है तो सेम ही हो गया ना भाई। तो वी हैव टू, व्हाट इज वी हैव टू फाइंड, तो इसमें पहला पार्ट हमें निकालना होगा, शंट निकालना होगा। शंट मतलब हम लिख सकते हैं शंट रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड, यानी दैट रेजिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, ओके, गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर।
मतलब सबसे पहले हम वो रेजिस्टेंस निकालने हैं जिसकी हमें जरूरत है कि भाई गैल्वेनोमीटर एमीटर में बन जाए, है कि नहीं? यस। सो हम कैसे करेंगे नाउ? यहां पे वेरी क्लियर फ्रॉम द डायग्राम हम लिखेंगे इट इज क्लियर राइट फ्रॉम द डायग्राम। जो भी आपने सर्किट बनाया है उससे क्लियर है कि दोनों का वोल्टेज सेम कर दो। तो हम लिखेंगे बच्चों वी एस इज इक्वल टू दैट इज वी जी। भाई ये इसके इक्वल लिख देंगे आप, और जो टोटल करंट है वो इसके और इसके सम के क्या होगी? इक्वल होगी। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें शंट की वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि वी एस इक्वल टू वी जी आपको दिख रहा है, तो वी एस को क्या लिखेंगे? वी इक्वल टू आई आर यानी आई एस इंटू एस, और इक्वल टू यहां पे लिख देंगे आई जी इंटू जी। इसका रेजिस्टेंस हो गया कैपिटल जी, ठीक है? तो V इक्वल टू आई आर से हमने ये कर लिया है। तो हमें ये चाहिए, ये S चाहिए। तो इस S को आप बच्चों कैसे निकालोगे? दैट S इक्वल टू आई जी इंटू जी और बाय एस। दिस इज योर शंट, ठीक है बॉस? क्या लिखा मैंने? ये आई एस, दिस इज आई एस, सॉरी दिस इज आई एस। तो ये शंट की रिक्वायरमेंट जो हमें है वो यहां से निकाल सकते हो। अगर आपको शंट में जाने वाली करंट पता है, अगर आपको गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट पता है, और गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन बच्चों यहां पे नॉर्मली ये करंट नहीं पता होती है। गैल्वेनोमीटर की करंट फिर भी वो दे देगा, तो शंट की करंट आपको निकालनी पड़ेगी, उसमें कितनी जा रही है। तो आप ध्यान से देखो, एक तो ये हो गया नाउ। अब आप लिखेंगे नाउ यूजिंग, ठीक है गाइस? आप लिखेंगे, देखो ये जो टोटल करंट है ये डिवाइड हो रही है इसमें, तो केसीएल लग जाएगा ना भाई, दिस प्लस दिस, यानी आई को आप लिखेंगे आई एस प्लस आई जी, ठीक है? और आई एस की वैल्यू यहां से हमने पुट करनी होगी, ठीक है? तो बच्चों आई एस कितना आ जाएगा? दैट इज आई माइनस आई जी। ओ यस, और इस वैल्यू को उठा के आप यहां पे पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका दैट इज आई जी इंटू जी ओवर आई माइनस आई जी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ शंट, दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। यार बस इतना ही करना है, क्योंकि आप डिराइव कर रहे हो फिलहाल, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा इसको मिक्सअप करने की या कुछ अदर फॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द रेंज ऑफ एमीटर, द मेन करंट। गैल्वेनोमीटर जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होती है, जी भी आपको पता ही है क्या है। ये करना है, बस ये इतना डिराइव करना, बढ़िया से इसको बॉक्स में बंद करके आ जाना, बात बन जाएगी। कूल है, ठीक है सर? तो दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, सो दैट हम अपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल देंगे। तो इसको हम कहते हैं शंट। तो शंट इज समथिंग डिफाइंड एज, एंड यहां से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। एस की जो वैल्यू है ये आ चुकी है, ठीक है बॉस? यस सर। अब सेकेंड पार्ट, इसमें जो ये पार्ट ए है इसका भी, ठीक है, कन्वर्जन के लिए। बी पार्ट में बच्चों आपसे क्या पूछा है? बी पार्ट में तो आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी। उसने पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। उत्तरी सर अभी तो निकाला नहीं, ये तो एमीटर बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस चाहिए था, है ना, जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, वो निकाला है भाई। जो पूरा डिवाइस बन के तैयार हो गया, इसके और इसके कॉम्बिनेशन से उसको एमीटर कहेंगे। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या है? तो पता है क्या करना होता है? आप ये देख लो इसमें कितने रेजिस्टेंस यूज हुए और किस सिचुएशन में यूज हुए। तो दो रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाल लो ना। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा बच्चों, एमीटर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी इनका रिजल्टेंट। अब जब दो रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हो आप सबको पता है, देयर प्रोडक्ट यानी R1 R2 ओवर देयर सम R1 प्लस R2। हाँ वही, वो जो आप सोच रहे हो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, आफ्टर ऑल यही आएगा ना भाई। तो हम लिख देंगे, यहां पे लिख देना बट आप, है ना, बोथ रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, ठीक है? सो ये हमने लिख दिया। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा आप देख लो। R1 किसको मान लो? शंट को मान लो, और ये G हो जाएगा। तो S, पहले G लिख लिया चलो, इंटू S ओवर G प्लस S, बस। अब G गिवन होगा, अगर न्यूमेरिकल आया तो S की वैल्यू कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, खत्म कहानी। तो दिस इज योर एमीटर रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ओवर सम ऑफ बोथ, G गैल्वेनोमीटर, शंट एंड ऑल। कूल है? तो दोनों पार्ट मैंने यही कर दी, मुझे इरेज नहीं करना पड़ा यार, तो दैट्स वाई मुझे लगा कि यही कर देते हैं। या आपने पहले लिखा होगा, इसको बहुत प्यार से आराम से बनाना, विदाउट एनी मिस्टेक आप अपना सॉल्यूशन कर सकते हैं। डायग्राम जरूर बनाना, डायग्राम इज सुपर इंपॉर्टेंट, उसके बिना कुछ भी नहीं है। इस पूरी सीरीज में मैं डायग्राम पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि सबसे पहले वो डायग्राम की नजर उसकी जाएगी कि बच्चे ने कैसे बनाया, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो जब डायग्राम में ही मिस्टेक होगी तो कैलकुलेशन में तो ऑब्वियस हो सकती है ना, वहीं से मार्क्स काट लेगा। ठीक है बॉस? तो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट
डेरिवेशन यू कैन से, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम यू कैन से। ओके, चलते हैं आगे बच्चों। आई होप यू एंजॉय इट एंड आपको समझ आई होगी इसकी कहानी मेरी जुबानी और कैसे करते हैं। तो हमने दोनों पार्ट निकाल दिए। दैट इज द वैल्यू ऑफ द शंट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द गैलोमीटर इनटू एमीटर। यस सर, बिल्कुल। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस डिवाइस, यानी एमीटर का रेजिस्टेंस कैसे। हमने देखा भाई दोनों पैरेलल में है, तो हमें पता भाई पैरेलल में कैसे निकालते हैं, बस उसको निकाल दिया, हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, हियर वी गो एंड दिस इज द नेक्स्ट वन। देखो बच्चों, इसमें एक तरीके से आप डेरिवेशन कम कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन इसको मान सकते हो, बट सुपर इंपॉर्टेंट है। दैट्स व्हाई मेरे को बनता है कि ये थ्योरेटिकल वाला कॉन्सेप्ट जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन और दोनों का कॉम्बिनेशन है इसमें कॉन्सेप्ट का, राइट। तो ये बनता है भाई कि ये कराना चाहिए, क्योंकि 100% चांस होते हैं इसके आपके एग्जाम में आने के, राइट। तो ये भी कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट आप क्वेश्चन में देख लो, उसमें कितने पार्ट है। उसने बोला कि स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल बताना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उनको डिफाइन करना है, लाइक वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। हालांकि करंट सेंसिटिविटी अभी लिखी है हमने वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट को दोनों को डिफाइन कर लेंगे। अभी लिखी हमने करंट वाला, वोल्टेज का भी डिफाइन कर देंगे। और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा है, गिव 2 रीजंस टू एक्सप्लेन द गैल्वेनोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ करंट इन द गिवन सर्किट। अभी मैं आपको बता रहा था, ठीक है, कि गैल्वेनोमीटर का यूज मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए यूज नहीं किया जाता, फॉर द डिफ्लेक्शन पर्पस यूज किया जाता है। क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए एक ज्यादा करंट हो जाती है भाई, तो उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर इज वेरी वेरी सेंसिटिव, राइट, वो बहुत सेंसिटिव होता है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नॉर्मली बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से करंट के को एक तरीके से अपोज कर सकता है, ठीक है। तो एक तो वेरी सेंसिटिव है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट पे काम करता है भाई, ठीक है, डैमेज होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो मेजरमेंट दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट, वो हम एमीटर का यूज करते हैं। एमीटर को एमीटर में इसको बदल देते हैं, तब हम मेजरमेंट कर लेते हैं, जो हमारे घरों में भी लगा होता है कि नहीं। यस। तो सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं आपका प्रिंसिपल ऑफ मूविंग। ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको ऑसम तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि इसके चांस पूरे 100% है। तो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाउ टू राइट डाउन, मैंने लिखा है इसलिए पहले ही, जिससे मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको करके दिखा सकूं। ओके, देखो भाई, उसने बोला इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट, यहां से स्टार्ट होता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ करंट कैरिंग कॉइल या लूप। आपने देखा होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जब आप पूरा स्ट्रक्चर पूरा डायग्राम बना रहे होंगे, या नहीं बनाया तो अभी जाके देख लेना, बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि जो करंट कैरिंग लूप है ना, या कॉइल है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है उस कॉइल को, ऑब्वियसली है कोई भी लूप है, अगर उसमें करंट है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देंगे तो भाई उस पर फोर्स लगेगा ना, एंड दैट फोर्स विल प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ टॉर्क। अगर वो उसको घुमा रहा है तो ऑब्वियसली टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर। तो जब भी कोई करंट कैरिंग लूप होगा और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसमें सब कुछ लगना ही है, फोर्स लगना है। वो फोर्स अब डिपेंड करेगा किस टाइप की मोशन उसको प्रोवाइड कर रहा है, लीनियर कर रहा है या फिर एंगुलर कर रहा है। एंगुलर कर रहा है तो टॉर्क वाला केस बन जाता है, ठीक है। सो दैट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ करंट डिपेंडेंट टॉर्क, यानी ऑब्वियसली जो करंट उसमें है उसी की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब वो बोल रहा है कि उस करंट की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, करंट डिपेंडेंट, दैट इज द टॉर्क। और ये वाला जो टॉर्क है, अब ये क्या कर रहा है, दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द कॉइल। ऑब्वियसली टॉर्क है तो रोटेट करेगा। आप दरवाजे खोलते हो, खिड़कियां खोलते हो, तो हम उसको घुमा देते हैं तो घूम जाता है, रोटेट कर रहा है, तो टॉर्क की बात कर रहे हैं भाई, ठीक है सर। एंड प्रोड्यूस एंगुलर डिफ्लेक्शन। और जब भाई हम कोई फोर्स लगाते हैं किसी चीज पे, न्यूटन बाबा के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेस तो होगी ना। अगर लीनियरली डिस्प्लेस कर रहे हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन टॉर्क लगा रहे तो घूम जाएगा ऐसे, तो एंगुलर हो गया। अभी मेरा थोबड़ा आपकी तरफ है कि नहीं है, कितने एंगल से घूम गया, है ना। रोटेट करना ऐसे नहीं, ये है लीनियर मोशन, ठीक है, लेकिन यहीं से रोटेट करना एंगुलर मोशन, ठीक है। तो टॉर्क क्या करता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन करता है। सिंपल, एंगुलर डिफ्लेक्शन को हम थीटा लिखेंगे यहाँ पे। तो दिस इज योर प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है कि भाई एक करंट कैरिंग, देखो याद कर लो, आप इसको रटना नहीं पड़ेगा कि एक करंट कैरिंग कॉइल होगी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और करंट की वजह से वहां पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क वहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, एंगुलर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर देगा एक तरीके से। तो हम लिख सकते हैं हेंस टॉर्क। ये लिखना है स्टेटमेंट लिखने के बाद कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। फिर क्या लिखेंगे सर, टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा, वेयर के इज, अभी बताया था मैंने, दैट इज टॉर्जनल ओके कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। उसमें स्प्रिंग लगा होता है ना भाई, क्योंकि उसी की वजह से वो कंट्रोल में रहकर रोटेट करेगा। तो दैट इज द टॉर्जनल कांस्टेंट, थीटा इज द एंगुलर डिफ्लेक्शन, टाउ इज द टॉर्क एक्टिंग। और बच्चों याद करो, मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप पे जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला हम सबको पता है कि भाई जो टॉर्क होता है उसको हम निकालते थे, याद करो, एम बी साइन थीटा। प्रूव भी करेंगे वैसे तो उसको हम, वेरी इंपॉर्टेंट।
डिफिकल्ट सा दिखने वाला है डेरिवेशन, इसको भी करेंगे। लास्ट डेरिवेशन तो यही होगा ना हमारा, इसी में तो बचते फंसते हैं, है ना, कंफ्यूज होते हैं। तो ये होता है फिलहाल के लिए, और थीटा यहाँ पे 90 डिग्री ही रहेगा, ये आप मान के चलेंगे, थीटा 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये जो टॉर्क की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे बस पुट कर देते हैं, ठीक है जनाब। और जो करंट कैरिंग लूप है, हमें पता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होती है I इंटू ए। और अगर उस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है तो टोटल निकालने के लिए n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा, तो साइन 90, ये थीटा 90 लेके 1 कर दो उसको। थीटा मतलब ये वाला नहीं, ये एंगुलर डिफ्लेक्शन के लिए है, ये आपका एंगल वाला है, ठीक है, इसको आप डिफरेंट तरीके से मान सकते हैं। सो थीटा की जगह मैं थीटा नोट लिख देता हूं, चलेगा? यस, तो यहां पे लिखूंगा मैं m की जगह n भी मल्टीप्लाई कर दो, n i a और b, और साइन 90 तो 1 हो जाएगा, एंड दैट इज k एंड दैट इज थीटा बच्चों, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से कि ये रिलेशन आपके पास यहां पे बन रहा है एक तरीके से, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। अब यहां से आप, अगर मैं यहां पे एक वैल्यू कैलकुलेट करूं दैट इज थीटा, ये एंगुलर जो डिफ्लेक्शन है तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है n b i a और बाई के, तो ये एंगुलर डिफ्लेक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका फॉर्मूला बन गया। तो इतना लिख देना यार, मजा आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप यहां से देखें दिस इसको कांस्टेंट मान ले तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो हम लिख सकते हैं थीटा जो डिफ्लेक्शन है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओ यस, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो करंट को इंक्रीज करो डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाएगा ना भाई, क्योंकि करंट डिपेंडेंट टॉर्क है भाई। तो ये पूरा स्टेटमेंट आपने लिखना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये छोटी सी मैथमेटिक कैलकुलेशन है, ये कर देनी है तो मजा आ जाएगा। हमारा क्या जा रहा है, इतना तो हम कर ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है बॉस। तो दिस इज योर पार्ट 1, आई होप यू अंडरस्टूड परफेक्टली, और इतना करके आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी, ठीक है भाई। सेकेंड पार्ट क्या है, वी हैव टू डिफाइन द टर्म्स। सेकेंड पार्ट में हमें टर्म डिफाइन करना है, दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी। ओके बच्चों, वोल्टेज सेंसिटिविटी, जैसे करंट सेंसिटिविटी को हमने आई एस लिख दिया, वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम वी एस लिख देंगे, ठीक है जनाब। यस सर। तो वहां पे क्या लिखा था हमने, वहां पे हमने क्या लिखा था, करंट सेंसिटिविटी में हमने क्या लिखा था बॉस, ठीक है। तो पर यूनिट करंट में जो डिफ्लेक्शन हो रहा था, ठीक है, पर यूनिट, यहां पे क्या होगा सर, पर यूनिट वोल्टेज जो वहां पे अप्लाई करेंगे उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा उसको वोल्टेज सेंसिटिविटी कहेंगे, ठीक है। ओके, कैसे लिखेंगे सर, ओके हियर वी गो। ओके गाइस, तो मैंने लिख दिया यार, अब जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं। तो डेफिनेशन है, मतलब वो आपको याद रखनी पड़ेगी, करंट सेंसिटिविटी में हमने उसको पढ़ा था, तो बिल्कुल वैसे ही आपको इसको भी करना है। वहां पे पर यूनिट करंट होता है, यहाँ पर यूनिट वोल्टेज अप्लाइड हम ले लेंगे, सिंपल। देखो भाई, वोल्टेज सेंसिटिविटी इज अ मेजर ऑफ, राइट, हाउ मच अ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट। वहां पे भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा था, यहां पे भी ऑब्वियसली डिफ्लेक्शन होगा, वहां करंट की वजह से, यहां पे वोल्टेज की वजह से। हाउ मच अ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स व्हेन ए यूनिट वोल्टेज, ध्यान से समझेंगे, यूनिट वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट, बस सिंपल। सो हाउ वी कैन राइट इट मैथमेटिकली गाइस, तो हम लिखेंगे वी एस इज इक्वल टू थीटा, यानी डिफ्लेक्शन हो रहा है, और डिवाइड में उसका जो वोल्टेज होगा, सिंपल। अब हम सबको बताए कि सर ये तो उसका फॉर्मूला बन गया, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई। थीटा की वैल्यू मैंने अभी बताई थी आपको, यहां से आप देख भी सकते हो, थीटा इज एन बी आई ए, तो दिस इज एन बी आई ए और बाई के इंटू वोल्टेज क्या होता है भाई, आई इंटू आर, वी इज इक्वल टू आई आर, तो यहां लिख देंगे आई आर, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है, आई से आई कैंसिल। तो बच्चों जो वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एन बी ए बाय के आर, दिस इज इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल भी आता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में। सो दिस इज वोल्टेज सेंसिटिविटी एन बी ए ओवर के आर, रेजिस्टेंस आ गया क्योंकि वोल्टेज है भाई, वहां पे करंट होता था ना, तो डायरेक्ट बस एन बी ए बाई के ही होता था। अगर आप ध्यान से देखो, ये एन बी आई बाई के, ये तो करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू है ना, यानी इसको हम लिख सकते हैं करंट सेंसिटिविटी बाई आर, एक ही बात है, करंट सेंसिटिविटी बाई आर। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, करंट सेंसिटिविटी की फिर वैल्यू पता होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज अमेजिंग कि सर मैंने वोल्टेज सेंसिटिविटी लिख दिया। जो करंट सेंसिटिविटी है इसमें सेकंड टर्म डिफाइन करने के लिए बोला, वो हम ऑलरेडी कर चुके, तो वहीं से आपने ले लेना है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो दोनों को आप लिख के आ सकते हैं, तो दोबारा लिखने का कोई मतलब नहीं है बॉस, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, एंड द बेस्ट वे में आप कैसे लिख सकते हो अपने डेफिनेशन, अपने स्टेटमेंट, अपने मैथमेटिकल रिलेशनशिप, ये याद रहेंगे गाइज। मैं ट्रस्ट मी आपको बता दूं कि आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो जाएगा, और न्यूमेरिकल भी हो जाएगा अगर न्यूमेरिकल आएगा। और इसलिए मेरा मेन मकसद है कि पहली थ्योरी है पूरी सीरीज में जो मैं ढंग से एक एज ए थ्योरी मैं कर रहा हूं ना, ये सीरीज ही डेरिवेशंस की है, लेकिन ये बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे नॉर्मली इसको
छोड़ के चले जाते हैं, लाइटली ले लेते हैं, रट लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन ये मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करा के आपको दे देगी। मैं फिर बोल रहा हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ठीक है, और जो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, और जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं समटाइम, वो थ्योरेटिकली वो भी इससे सॉल्व हो जाएंगे, और ये बहुत पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट पर। हाँ, वोल्टेज सेंसिटिविटी मैंने बता दी, करंट सेंसिटिविटी आप यहां लिख लेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस हम कर चुके हैं। अब एक लास्ट पार्ट इसका है, वो भी बता देता हूं कि व्हाई नॉट गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, ठीक है। उसके रीजन पूछ रहा है कि 2 रीजन बता दो जी। तो वैसे तो हमें पता है भाई क्यों, क्योंकि वोल्टेज जो चलो मैं लिख ही देता हूं, मैंने वैसे तो समझा ही दिया आपको कि व्हाई गैल्वेनोमीटर इज नॉट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, व्हाई ओनली फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ करंट। ऑब्वियसली वेरी वेरी सेंसिटिव होता है, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ करंट पे वो डैमेज हो सकता है, ऑब्वियसली उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से करंट के फ्लो को रेजिस्ट कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सिंपल। तो यही लिखना है हमने, लिखना भी यही है, लिख के भी यही आएंगे। ओके बच्चों, जल्दी से आपको बता देता हूं, दैट इज द 2 इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से हम गैल्वेनोमीटर का यूज नहीं करते फॉर द मेजरमेंट ऑफ द करंट। इंस्टेड ऑफ हम यूज करते हैं एमीटर। हमने उसकी हेल्प से एमीटर डिवाइस बनाया जिसका मेजरमेंट किया जाता है ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए। हालांकि हम सबको पता है, सबसे पहला रीजन देखो, अगर आप थोड़ा सा पढ़ के भी जाएंगे, आप अपने मन से लैंग्वेज बना के भी लिख सकते हैं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, धरती के चांद सितारों, बने रहना मेरे साथ इस सीरीज में, कंप्लीट आपको मिलेगा, सब कुछ आपका रिविजन बेस्ट होगा, ठीक है। चलो भाई, उसने बोला इट मेजर ओनली वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। आप समझो बात को, है ना। जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तो लिख दो इट इज वेरी सेंसिटिव, तो इट कैन डैमेज बाय लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। अगर हम इससे बहुत ज्यादा करंट पास करा देंगे तो ये डैमेज हो सकता है, ऑब्वियसली डैमेज हो सकता है। दैट्स व्हाई हमने एमीटर बनाया, ठीक है, एक एडिशनल रेजिस्टेंस को ऐड करके। दूसरा रीजन आप दे सकते हैं, इट ऑल्सो हैज लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों, लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब उसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट के पाथ में तो दिक्कत क्रिएट करेगा ना, रेजिस्टेंस तो अपोज करता है ना भाई, तो दैट कैन अफेक्ट द करंट फ्लो इन द सर्किट, ऑब्वियसली। तो जब करंट का फ्लो ही अच्छे से नहीं होगा तो उसमें रीडिंग अच्छे से आएगी नहीं, वो मेजरमेंट अच्छा हमें दे ही नहीं पाएगा, ऑब्वियसली। सो ये मेन रीजन है जो आप यहां पे लिख के आ सकते हैं। सो दिस इज योर थ्योरेटिकल कम डेरिवेशन टाइप तो नहीं मानूंगा, बट हाँ, थ्योरेटिकल कम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आप मान सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थोड़े फॉर्मूला तो खैर सुपर इंपॉर्टेंट, वो तो आपको आने चाहिए, एंड दैट इज सम रीजंस जो आपको करके जाने, एटलीस्ट मेरी मानो करके जाना, बेस्ट लिख के जाना, बेस्ट लिख के आना, फुल मार्क्स मिलेंगे। और मार्क्स उतने ही आते हैं, 3 to 4, 4 to 5। एक न्यूमेरिकल और ऐड कर देगा तो 5 क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज 3 मार्क्स कंप्लीट यू कैन सॉल्व एट योर ओन। ओके, लास्ट डेरिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं बच्चों, कि जब एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल की हम बात कर रहे हैं, जब वो रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको कितना टॉर्क लगता है, वो टॉर्क हमें डिफाइन करना है, एंड दैट इज mb sin थीटा। और आपने देखा होगा, दिस इज द डेरिवेशन, वेरी कंफ्यूजिंग टाइप समटाइम फॉर द स्टूडेंट। मैक्सिमम बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेडेक वाला काम होता है ये, इसको डिराइव करना, तो उसको डिराइव करेंगे बेस्ट तरीके से और समझेंगे, और आया तो फोड़ के आएंगे बेस्ट तरीके से। ओके, हियर वी गो। ओके, हियर वी गो, एंड दिस इज द लास्ट डेरिवेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट डिफिकल्ट सा लगने वाला ये डेरिवेशन है, जिसकी हम बात करेंगे, उसको डिराइव करेंगे बेस्ट वे में। यानी आज मान सकते हो आज के इस लेक्चर का मेन रीजन ये डेरिवेशन ही है, कि भाई मैंने इसको सेपरेट इसलिए रखा था कि हम इसको इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, जिससे बच्चों को आसानी से बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए चीजें, ठीक है। तो हमें निकालना है कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल और अ लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सो डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ अ टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट करंट कैरिंग लूप, दैट इज mb sin थीटा। b मैग्नेटिक फील्ड जिसमें रख रहे हो, m मैग्नेटिक मूवमेंट जो डाइपोल बन गया वहां पे एक तरीके से, तो दैट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट। और करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इनटू एरिया, उसका जो भी रहेगा एरिया उसका प्रोडक्ट होता है, ये आप सबको पता होगा ऑब्वियसली सर। अब बच्चों, बिफोर सॉल्विंग दिस, बहुत ध्यान से समझना, देखो मजा तभी आएगा आपको जब कॉन्सेप्ट को एक बार आप पकड़ गए ना बॉस, और इसको समझ गए कि क्या हो रहा है, फिर आप फंसोगे नहीं। और जो बेस्ट तरीका हो सकता है ना इसको डिराइव करने का, बिल्कुल विदाउट कंफ्यूजन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, वो बेस्ट टेक्निक बताऊंगा, प्लीज उसी को फॉलो कर लेना, अदरवाइज आप कंफ्यूज होंगे, आप रटेंगे, फिर बोलेंगे, फिर आपको समझ ही नहीं आएगा कहां से रोटेट किया, कहां फोर्स लगा, कैसे फोर्स लगा, आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बेस्ट तरीके से देखना, ठीक है। तो लेट्स सी गाइस, मैंने एक सिंपल एक कॉइल ली, है ना, एक कॉइल ले लेंगे। अगर हम एक कॉइल की बात करें, दैट इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो उस रेक्टेंगुलर कॉइल को आप इस पेज की को आप मान लो कि रेक्टेंगल है, इसकी साइड लेंथ हम ले लेते हैं, दैट इज a, दैट इज b, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, b, a, l, well, whatever, दैट इज द साइड लेंथ, हमने नाम दिया उनको। इनिशियली हम इस कॉइल को बस ऐसे रखेंगे बच्चों, दिस इज द केस,
ओके तो अगर आप इसको ऐसे रख रहे हो तो बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल प्लेन तरीके से हमने इसको रख दिया, नो रोटेशन एट ऑल। तो इनिशियल केस में लूंगा और कहां पे रखेंगे सर, मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से समझेंगे। तो लेट्स से हमने यहां कुछ मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट किया बच्चों, एंड दिस इज द केस कि आप मैग्नेटिक फील्ड आपने बना दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आप इसको रख रहे होंगे। ओके तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे एक कॉइल है जो हमने रखी है कुछ इस तरीके से, दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल, लेट्स सी, और इसमें करंट ऐसे जा रही है, करंट हमने मान लिया ऐसे क्लॉकवाइज टाइप की, ठीक है, ये करंट मान ली बच्चों, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये जो कॉइल है इसमें भाई हर साइड पे इसकी है ना, हर साइड पे इस पे फोर्स तो लगेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल है, और मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और मैग्नेटिक फील्ड कहां छोड़ने वाला है, हम जब अपने ग्रेविटी के फील्ड में है तो वहां पे फोर्स लग रहा है, हम छत पे से नीचे नीचे जंप तो नहीं करेंगे, पर अगर कर जाए कोई तो नीचे ही गिरेगा ना भाई, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना भाई, फील्ड में हो आप, और विदाउट फील्ड में तो नहीं लगेगा, जाओ आप ग्रेविटी फ्री स्पेस में लटक जाओगे वहीं के वहीं, है कि नहीं। यस तो कोई भी फील्ड है वो फोर्स तो जरूर लगाएगा, पहले ये बता दूं आपको, पहले वहां तक लेके जाता हूं जहां तक हमें जाना है, जहां पर आपका दिमाग कंफ्यूज होता है, उस कंफ्यूजन से हटने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दो। देखो ये वाली साइड देखो इस लूप की, लेट्स सी ये कोई साइड है दैट इज ए बी, और ये है कोई दैट इज बी सी, और ये है कोई दैट इज डी, है ना, सी डी हो गया, ठीक है। और इसमें जो करंट है बच्चों ये इधर को जा रही है, और इसमें करंट इसके जस्ट अपोजिट है, और ये लेंथ जो है इनका बिल्कुल एकदम पैरेलल टू ईच अदर, एंड दिस इज आल्सो पैरेलल टू ईच अदर, एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। अगर आपको पता होगा राइट हैंड पाम रूल का हम यूज करते हैं करंट कैरिंग वायर में फोर्स निकालने के लिए। ओके इस तो मैं आपको बता दूं कि जो भी रेक्टेंगुलर कॉइल जिस तरीके से हमने रख रखा है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा भाई इसकी हर साइड पे, जैसे मैंने बताया ए बी बी सी सी डी डी ए, ठीक है। हम फोर्स देखेंगे पहले, अगर मैं इसको क्लोज ही कर लेता हूं तो आप थोड़ी देर के लिए समझ लो, ठीक है। देखो भाई ये लूप है पूरा, तो कीप योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो इनसाइड जा रहा है ऐसे, मेरे लिए ऐसे, आप अगर कर रहे होंगे तो आप ऐसे कर रहे होंगे ऐसे, क्योंकि आप ऐसे बैठे हो ना भाई, ठीक है। तो देखो फिंगर डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि इस वायर में करंट अप है तो अप, तो पाम है इधर, इधर फोर्स लगेगा ऑब्वियसली, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा। लेट्स सी दिस इज F1, बढ़िया सर। इस वाले पे देखते हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, अब करंट अगर इधर है तो थंब इधर होगा और फिंगर तो अंदर ही रहेंगी, तो पाम अप, तो फोर्स लगेगा अप, ये तो आपको रूल आना चाहिए, दैट इज F2। लेट्स सी दिस इज F2, ठीक है। फिर इसमें करंट डाउन जा रही है तो करंट डाउन, फिंगर इनसाइड, करंट डाउन, तो पाम इधर, तो इधर को फोर्स लग जाएगा, एंड दिस इज द फोर्स, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट सर, 3 मान लो, चलो ठीक है। और इसमें करंट इधर जा रही है तो करंट इधर, देखो करंट इधर, पाम डाउन, तो इधर डाउन लगेगा। तो ये जो फोर्स है आप देख लो, इस पूरे लूप पे लगने वाला फोर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, लाइन ऑफ एक्शन सेम रहने वाली है, कैंसिल कर देंगे, ये वाले की लाइन ऑफ एक्शन भी सेम रहने वाली है, कैंसिल कर देंगे, यानी नेट फोर्स इस पे कितना है, 0, और हर दो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन भी क्या है, सेम। मतलब ये किसी भी तरीके से ना तो ये घूम पाएगा, ना ये किसी तरीके से ट्रांसलेट हो पाएगा, ना रोटेट हो पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसलेट नहीं होगा क्योंकि टोटल फोर्स बैलेंस हो गया यार, नेट फोर्स तो 0 ही आ गया। टॉर्क तभी बनता है जब वो फोर्स अलग अलग पॉइंट पे हो और उनके बीच में कोई ना कोई जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें वो एक ही लाइन पे फोर्स नहीं लगने चाहिए। मतलब सर, मतलब मैं देखो, आप बोलोगे सर ये अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, पॉइंट तो अलग लगेगा, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन बच्चों सेम ही रहेगी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, ये बिल्कुल इसके पैरेलल है, किसी भी एंगल का कोई चेंज इसमें नहीं है। तो देखो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं आपको, टॉर्क हम कैसे करते थे, टॉर्क हम कैसे निकालते थे। अगर एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा है, लेट्स सी F1, और इसको मैं अगर इससे ज्वाइन कर दूं तो इस पे भी एक फोर्स लग रहा है, लेट्स सी F2। जब मैंने इसको ज्वाइन किया ना, इनकी ज्वाइन करने वाली जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो इनके साथ एंगल बना रही है कुछ ना कुछ, आप चेक करें। तब ये कपल का काम करेंगे, ऐसे इसको रोटेट करने का काम करेंगे, समझ गए ना आप। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि ये जो पॉइंट है A और ये जो पॉइंट है B, ध्यान से समझना भाई, ये मैं यहीं पे रखूंगा एज इट इज, दैट इज F1, और इसी को आगे एक्सटेंड करके इसी पे पॉइंट A को ही आगे एक्सटेंड करके यहीं पे ये B को लगा दूंगा, तो दिस इज द F2B पॉइंट। तो देखो इन दोनों की टेल को जब मैंने मिलाया, ये आप देख सकते हो, तो वो एक ही लाइन पे है, जिस लाइन पे फोर्स लग रहा है उसी लाइन पे है। और बच्चों इस टाइप का फोर्स बिल्कुल भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। और हमें तो टॉर्क प्रोड्यूस करना है,
तो सर उसके लिए क्या करेंगे? तो उसने बोला जो कॉइल है ना उसको थोड़ा सा रोटेट करो भाई, रोटेट करके देखो उसको, उसके बाद उस पर टॉर्क लगेगा, क्योंकि जब आप जैसे आप रोटेट करोगे फील्ड उसको अपने आप अकॉर्डिंग रोटेट कर लेगा, वो तो सेम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। कैसे सर? ध्यान से देखेंगे बच्चों। अभी ये लूप आपको ऐसे दिख रहा है, अब आप इसका जो फेस है ना भाई आपके थोपड़े की तरफ है है ना? यस, तो दिस इज द फेस कि इधर को है, लेकिन अगर इस नोटबुक को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं, देखो ध्यान से समझो, थोड़ा सा ऐसे, तो इसका डायरेक्शन इधर है, इसके जो फेस का जो एरिया है उसका वेक्टर इधर चला गया है ना, इधर, जबकि आपकी तरफ था पहले, तो एंगल बन गया कि नहीं? पहले बिल्कुल ऐसे था, अब ऐसे हो गया बॉस, ठीक है? तो ये आपको समझना पड़ेगा। मेरा हाथ देखो, मेरा हाथ ऐसे ऐसे, ठीक है? मेरे हाथ के पीछे मेरा हाथ, ठीक है? तो यहां पे ध्यान से देखो, ये अभी इसका फेस आपकी डायरेक्शन में, लेकिन थोड़ा सा मैं टर्न करूंगा, इसको टर्न किया तो इसकी डायरेक्शन अब इधर आ गई, जबकि पहले डायरेक्शन इधर थी। पहले बिल्कुल ऐसे था, अभी मैंने बिल्कुल ऐसे, दिख रहा है ना, बिल्कुल सीधा आपकी तरफ, अभी मैं ऐसे करूंगा तो देखो पहले था ऐसे, ठीक है? एंड वन मोर मार्कर, वन मोर मार्कर, तो अब हो गया बच्चों ऐसे, देखो इनके बीच में एंगल बन गया, ठीक है? पहले ये मार्कर वाला इनिशियल था, पेन वाला, अब इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन गया, तो हमें रोटेट कराना है, और जैसे ही रोटेट होगा फील्ड चाहेगा ये वापस रोटेट हो गया है, इस पे टॉर्क लगाएगा इसको वापस घुमाने के लिए, इसको घुमाने के लिए, राइट? तो सर ये क्या करना पड़ेगा, कैसे? तो आपने क्या करना है, इस कॉइल को थोड़ा सा ऐसे रोटेट करा देना है, और रोटेट करने के बाद ये कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। थोड़ा सा रोटेट करना है इसके, ये एक्सिस मान लो एक तरीके से, ठीक है? तो बच्चों ये कुछ ऐसे बना दो आप, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने का बॉस, ऐसे बना दिया, देखो, अंडरस्टूड? यस, ये वाली साइड अगर आप ध्यान से देखोगे ये थोड़ी ऐसी हो जाएगी, एंगल पे टर्न कर गई, और ये बनी इसकी एक्सिस, दिस इज द एक्सिस, ठीक है? एक तरीके से दिख रहा है? यस सर। अब ये साइड वही है सेम, दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी, दैट इज डी, आप ध्यान से समझो, है ना? और करंट वैसे ही जा रही है, दैट इज द करंट, दैट इज द करंट, दैट इज द करंट, और फील्ड वही है, कौन सा? इनसाइड फील्ड में रखी है, फील्ड इनसाइड है, बस हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, बस ध्यान से देखते रहने का। तो सर आपने इसको ऐसे टर्न कर दिया, अभी भी 2D में तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी इसको समझने में, लेकिन मैं बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी मैन, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? जैसे मेरा हाथ ऐसे था और इसको मैंने थोड़ा ऐसे किया तो उसका फेस डायरेक्शन इधर चला गया, तो भाई एक्चुअली में जो फील्ड है, फील्ड देखो आप किधर को है, मैग्नेटिक फील्ड है इधर, ये है इधर, अभी देख लो इधर है कि नहीं है? यस सर। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर कर रहा हूं, उसका फेस जो वेक्टर है उसको देख लो आप ध्यान से, ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, लेकिन ये देखो इसका डायरेक्शन वेक्टर इधर चला गया और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, कुछ ना कुछ एंगल क्रिएट हो गया ना भाई उनके बीच में। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसका जो वेक्टर है वो इधर जाएगा, तो दिस इज और दिस, उनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल, कैसे पता चलेगा? देखो जब ये वाली लाइन को देखो आप, ये वाली, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन थी, यहां से समझ जाओगे, देखो ये BC स्ट्रेट थी, अगर इस BC को मैं आगे बढ़ाऊं तो देखो देखो देखो, अब आएगा ना वो समझ में, ओ माय गॉड, यस। तो ये जो BC साइड है, इसी से, इससे अगर नहीं पता लगेगा तो इससे तो पक्का लगेगा, देखो कुछ ना कुछ एंगल का, इसमें एंगल का रोटेशन हुआ है, ये थीटा और ये एंगल भी कितना है? थीटा, 100% हुआ है। और बच्चों हम यहां मान के चलेंगे, जब आप लिखोगे ना, जब डिराइव करोगे उसको, इसका डेरिवेशन करोगे तो लिख लेगा कि लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ साइड लेंथ A एंड B व्हिच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और पहले ये देखो, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, आप डायग्राम यही बनाना कि भाई रोटेशन हमने करा दिया होगा, ऐसे कर देंगे हम, ये समझाने के लिए है कि क्यों ऐसे दिख रहा है, ठीक है? तो इसकी जो ये वाली साइड है बच्चों, ये वाली, इसको आप मान लेना A, ये और ये A, और ये वाली जो साइड है इसको मान लेना साइड लेंथ, दैट इज B। साइड लेंथ आप AB मान के चलेंगे ना भाई, रेक्टेंगुलर कॉइल है, एरिया A इंटू B हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब दिख रहा है आपको कि हाँ सर ये किसी ना किसी एंगल से टर्न कर गया। तो बच्चों होता क्या है, देख लो आप, जब ये टर्न कर रहा था जैसे ऐसे है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा कि ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, देखो इसका ये वाला एंड B, देखो पहले ये एंड B कहां पे था, अगर मैं इसको हटाऊं थोड़ी देर के लिए, ये एंड B पहले यहां था और अब ये यहां शिफ्ट हो गया, तो ये नीचे आ गया, और ये पहले C एंड यहां पे था, यहां पे होना चाहिए था, तो यहां ऊपर चल गया, तो ये ऊपर शिफ्ट कर गया, डाउन हो गया। तो आप खुद देखो ना यार, इस लेंथ में और इसमें क्या डिफरेंस हुआ, देखो इसमें और इसमें, मेरे दोनों हाथों को देखो, तो ये कुछ ऐसे हो गया, ऐसे, तो ये थोड़ा नीचे शिफ्ट कर गया, यानी इस पे जो फोर्स लगेगा इस पे थोड़ा सा उनमें गैप आ जाएगा, जबकि यहां पे जो फोर्स लग रहा है तो उनकी लाइन ऑफ एक्शन हर हमेशा सेम रहेगी, एक ही लाइन पे होंगे। लेकिन अब क्या हुआ, देखो ये थोड़ा सा ऊपर ऐसे गया क्योंकि मैंने टर्न किया, तो ये टर्न किया,
तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऊपर शिफ्ट कर गया, ये थोड़ा सा नीचे, तो जब इसको ज्वाइन करोगे तो ऐसे दिखेगा। ओ यस, यानी ये जो फोर्स F1 अब इस पे लग रहा है बच्चों, ये जो फोर्स F1 इस पे लग रहा है, लेट्स सी, इसको थोड़ा सा आप शिफ्ट कर दो, लेट्स सी, दैट इज ये फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दैट इज F3। और ये वाली जो साइड है ये, बस इसको हमने ऐसे किया, इस पे फोर्स ऊपर ही लगेगा और ये भी डाउन, वो तो अपोजिट ही रहेगा। आप देख सकते हो इस पे लगने वाला फोर्स ये जो था दैट इज F2 और इस पे लगने वाला फोर्स दैट इज F4। ये अभी भी उसी लाइन ऑफ एक्शन पे ही रहेंगे। शिफ्ट किस में हुआ देखो, ये एंगल से शिफ्ट किया, दिस इज एंगल से शिफ्ट किया और ये ऐसे टर्न कर गया, ये सेम फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी F4 और F2 तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन इनमें देखो जितना एंगल से यहां शिफ्ट किया उतने एंगल से शिफ्ट कर जाएगा, उस तरीके से। दैट इज इंपॉर्टेंट, जो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो लाइन है ये इस BC लाइन की तरह शिफ्ट करेगी और इनमें कुछ ना कुछ एंगल बन के तैयार हो चुका है। यस, ये अगर आप समझ गए तो भाई मजा आ जाएगा। ये पहले ऐसे था हॉरिजॉन्टल, ये थोड़ा सा एंगल से शिफ्ट कर गया और उसी की वजह से टॉर्क बनेगा। जब कोई चीज फोर्स लगने से किसी एंगल से टर्न करती है, अभी पहले वाले लेक्चर में भी हमने देखा था, तो उस पर टॉर्क प्रोड्यूस होता है। बस दिस इज द वे। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहां पे, हियर फोर्स F2 एंड F4 विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। हम ये लिख देंगे भाई, दोनों टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन, बट फोर्स F1 एंड F3 विल प्रोड्यूस, ठीक है, टॉर्क। ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये दोनों अब यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे ड्यू टू जो उनकी लाइन ऑफ एक्शन है, वो अब एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे काम नहीं कर रहे, डिफरेंट पॉइंट है और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ऑफ एक्शन के बीच में ये एंगल बन के तैयार हो चुका है, तो ये प्रोड्यूस करेंगे। ये आपने ध्यान से समझ लेना है। अच्छा सर ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, मतलब क्या होगा और कैसे सॉल्व करेंगे हम सिचुएशन को। तो बच्चों मैं इसको हटा देता हूं और इसका डेरिवेशन आपको करके बता देता हूं कि कैसे आप डेरिवेशन करके आएंगे, उसको आप ध्यान से समझें। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट कहां से करेंगे सर, बस लिख देना कि लेट अस कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कॉइल हैविंग साइड लेंथ A एंड B एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म होना चाहिए बॉस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B। तो यहीं से स्टार्ट करना है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता दिया है, आपको एग्जामिनर को समझाने की जरूरत नहीं है, आपने डेरिवेशन करना है, उतना समय आपके पास नहीं होगा, तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। और जैसे ही आपने डायग्राम बनाया होगा, ये डायग्राम बनाएंगे, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ये एज इट इज डायग्राम बना देना, ओके, साइड लेंथ मान लेना और ये पॉइंट जरूर लिख देना और फिर कैलकुलेट करना इसका टॉर्क। और टॉर्क निकालने के लिए यहां लिखूंगा, सो नाउ कैलकुलेटिंग टॉर्क, ठीक है, एक्टिंग ऑन लूप। तो जो भी टॉर्क लग रहा है लूप पे वो कैलकुलेट करते हैं। तो डायग्राम बनाना पहले, देखो इस वाली साइड को देखो, इसको पहले ये कैसे थी, ऐसे थी भाई, ये वाली BC ऐसे थी ना, देख लो, ये पहले ये थी BC, ये वाली लाइन, अब वो क्या हो गई देख लो, ये पहले ऐसी थी अब वो ऐसे हो गई, तो मतलब वो पहले इस तरीके से बन गई, तो यानी वो शिफ्ट कर गई यहाँ पे और शिफ्ट कर गई यहाँ पे, तो यहाँ पे, तो वो ऐसे नजर आ रही है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले वो यहाँ पे थी, है ना, तो समझो बात को, अब वो यहाँ पर है, तो अगर वो यहाँ पे है, ठीक है, कितने एंगल से शिफ्ट की सर, ये इधर थीटा और ये इधर कितने एंगल से, सेम ही रहेगा ऑब्वियसली, थीटा, ठीक है जनाब। तो जो B पॉइंट है, C पॉइंट है, वो यहां पहुंच चुका है, पहले वो यहां पे था, ठीक है, और यहां से यहां पहुंच चुका है आपका ये वाला कौन सा पॉइंट, दैट इज B, और यहां पहुंच चुका है आपका, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, बस मजा आएगा, टेंशन नहीं लेने का। अब देखो भाई, अब हम क्या मान के चल रहे हैं कि बच्चों जो C पॉइंट है, चूंकि ये वाली जो साइड है ना, ये वाली, इसी पे ये फोर्स लग रहा है F3 C पे, और इधर लग रहा है F1, तो F1 लग रहा है इधर, तो यहां पे इधर को लग रहा है F1, यहां पे F1 एक्ट करा देंगे, और C पे लग रहा है इधर, इस साइड में लग रहा है आपका F3, इधर F3 एक्ट करा देंगे। आप सब बच्चों को बताया व्हाट इज द टॉर्क, टॉर्क इज द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस C पॉइंट में जो F3 लग रहा है, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगी ना भाई। और आपको बताइए साइड कौन सी है, BC, और इसकी लेंथ कितनी मानी है हमने, A। तो देखो भाई, ये इसका अगर सेंटर है, यहां से एक्सिस पास हो रही है अगर, ठीक है, ये पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, दैट इज हाफ ऑफ A, क्योंकि टोटल A है, और ये भी डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज हाफ ऑफ A। सिंपल, बहुत इजी हो जाएगा, टेंशन मत ले। अगर यही वाला प्रोसेस यूज करके जाओगे भाई, मैं लगातार आपसे बात नहीं कर रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए बहुत कंसंट्रेशन के साथ देखना, ठीक है। तो हमें बताया अगर परपेंडिकुलर चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है,
ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने ये, तो साइन थीटा वाला यूज करेंगे। तो ये जो लेंथ आएगी ना यहाँ से परपेंडिकुलर, जो इसके परपेंडिकुलर है देखो फोर्स के, कितनी आएगी साइन थीटा, जब यहाँ पे यूज करोगे साइन थीटा परपेंडिकुलर, दैट इज ये वाली साइड, इसको आप सी डैश मान लो, इसको आप बी डैश मान लो, तो दैट इज सी डैश ओवर 90 के सामने हाइपोटेन्यूज दैट इज a/2, तो आपका सी डैश कितना आएगा a/2, दैट इज साइन ऑफ थीटा। Oh yes, yes. So this is the perpendicular distance. Similarly, ये भी सेम ही आएगी ना भाई, ठीक है। तो देखो ये भी a/2, ये भी सेम ही आएगी a/2 साइन ऑफ थीटा। यस ग्रेट। और फोर्स तो पहले से ही सेम है भाई, फोर्स तो सारे पहले से ही सेम है ना भाई, तो आप देख लो बस। तो ये फोर्स मिलके ये फोर्स देखो ऐसे, जैसे स्ट्रिंग पकड़ते हैं ऐसे घुमा देगा, ऐसे घुमा देगा, जैसे हम गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ते हैं ना भाई, ऐसे टर्न करना है तो इधर घुमा देंगे, इधर टर्न करना है तो इधर घुमा देंगे, कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हमें टॉर्क निकालना है, तो इसकी वजह से कपल प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका टॉर्क, और दोनों मिलके क्लॉकवाइज इस तरीके से घुमा रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। तो ऐड कर दो सबको, तो नेट टॉर्क आएगा ये ऑन द लूप, तो नेट टॉर्क आएगा इस फोर्स का τ1 प्लस τ3 का, यही है ना, यस। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, τ1 क्या है अभी निकाला, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमें पता है भाई। नाउ इसको हमने लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे नाउ एज वी नो दैट जो फोर्स टॉर्क होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल उस फोर्स पे। तो भाई यहां से वैल्यू निकालेंगे, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू टाउ, फोर्स क्या है भाई इसका τ1 का, ये रहा, एफ ले लो उसको कुछ एफ, ओके सर। और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर, ये देखो इस फोर्स पे जो 90 डिग्री पे लग रही है, ये 90, ये डिस्टेंस इसकी a/2 साइन थीटा। सिमिलरली प्लस ये वाला τ3, उसका फोर्स भी एफ ही रहेगा इनटू a/2, ठीक है, क्योंकि जिस पे ये लग रहा है उसकी साइड लेंथ एल है, करंट दोनों में सेम है, सब कुछ सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो फोर्स सेम ही रहेगा इनटू साइन ऑफ थीटा। अगर आप देखो दोनों चीज सेम है, ऐड हो जाएंगी, तो ऐड होंगी तो टॉर्क आप लिखोगे 2 टाइम्स ऑफ एफ इंटू a/2 इंटू साइन ऑफ थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो बच्चों टॉर्क आपका आ गया एफ इंटू ए इंटू साइन थीटा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। बस एक स्टेप हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखने का आपको, ठीक है। लेकिन अगर ये सीख गए तो किताबी जो आपकी लैंग्वेज है सॉल्यूशन है भाई, उसके अकॉर्डिंग तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। एक बार सीख गए, जितनी भी एनर्जी में लगा रहा हूँ, जितना भी टाइम मैं ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, क्योंकि ये समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए। सो टॉर्क आ गया एफ ए। अब सोचेंगे सर ये फोर्स क्या है, याद करो यार, करंट कैरिंग वायर पे फोर्स का फॉर्मूला क्या यूज करते हो, एक करंट कैरिंग जिसकी एक लेंथ होती है IBL साइन थीटा, ओ यस IBL, और लेंथ तो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी, यहाँ पे ये लेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, 90 डिग्री पे रहेगा, लेंथ है ये तो 90 डिग्री पे ही रहेगा हमेशा। तो वेयर हम लिखेंगे यहाँ पे, कहां पे लिखूं, ओके बच्चों, ओके देखो, सो यहां पे लिखेंगे एज वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि फोर्स इक्वल टू होता है IBL साइन ऑफ थीटा, यस। और हम यहाँ पे लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लेंगे थीटा, एंड दैट इज 90 डिग्री। वो तो दिख ही रहा है, देखो लेंथ है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो 90 डिग्री होता है, वो टेंशन मत लेना। तो फोर्स यहां से आएगा बच्चों IB एज इट इज रखना है, L क्या लोगे उसकी लेंथ, तो ये लेंथ क्या मानी है हमने, B मानी है, स्मॉल b, तो B लिख दो, बस ये आ गया फोर्स। नाउ पुट दिस इन सेकेंड इक्वेशन, और बात बन जाएगी, तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आएगा, फोर्स की जगह लिखेंगे हम I कैपिटल B स्मॉल b, और पहले से वहां A है इंटू साइन थीटा है। बच्चों अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं IB और AB इंटू साइन थीटा, याद करो व्हाट इज AB, दिस इंटू दिस, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर लूप, दिस इज एरिया, यानी A इज इक्वल टू AB एरिया, दिस इज एरिया ऑफ लूप, मचा डालोगे, ठीक है। टॉर्क आ जाएगा IBA साइन थीटा। और कमाल मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, IA को एक साथ लिख दूं इंटू B, और I इंटू A क्या होता है ये भी लिख देना, उसको बता देना कि हम जानते हैं सब कुछ, टेंशन मत लो। मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इंटू एरिया, और ये भी आ गया, तो ये आ जाएगा बच्चों MB साइन थीटा, एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव गाइज, ओके। यही प्रूफ करना था
कि इतना टॉर्क लग रहा होगा, दिस इज, स्पेस भी खत्म हो गया वो सब, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको बेस्ट तरीके से समझा पाऊं, और ये डेरिवेशन जो आज तक समझ में नहीं आया होगा ये आपको समझ में आएगा। आप रटते थे, अब रटोगे नहीं, अगर आप बेहतरीन तरीके से एक बार और अच्छे से इसको देख लोगे और समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। सो दिस इज द टॉर्क बच्चों, दिस इज द टॉर्क जो इस लूप पे लगेगा, ठीक है। टॉर्क तो लगेगा ये, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एम वेक्टर, जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और जो आपका डायपोल मूवमेंट है उसका वेक्टर, उनके बीच का एंगल होता है। तो सर ये तो दोनों ही वेक्टर है, तो टॉर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, यस, और करके लिख दो। तो चांदी मेरे यही था आज का बेहतरीन डेरिवेशन, डिफिकल्ट से लगने वाला डेरिवेशन, और इस लेक्चर का मेन मुद्दे वाला डेरिवेशन। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको समझा होगा, आपको समझ आया होगा, और इस तरीके से आप इसको बेस्ट तरीके से डिराइव कर सकते हैं। लॉट ऑफ प्रैक्टिस करना, अपने दम पे करना, यहीं से स्टार्ट करना। और एक लाइन जो मैंने नहीं लिखी थी स्टार्टिंग में, लिख जरूर देना जब आप डिराइव करोगे ना, वो हमेशा बोलता हूं, मेरे साथ छूट गई है कि लेट अस कंसीडर दिस एंड दिस, एक लाइन लिखना, उसके बाद ये डायग्राम बनाना, अपने समझ के बनाना, एग्जामिनर के लिए छोड़ देना है डायग्राम बना के, भाई तुम समझो कि ये है, हमें आता है, तो तुम डायग्राम बनाना, फिर यहां से ये लिख देना कि किसकी कौन कैंसिल कर रहा है, किसकी वजह से टॉर्क नहीं होगा, किसकी वजह से होगा, और फिर ये वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे फोर्स और इसका टॉर्क ये निकालना। बस ये तो कैलकुलेशन है, तो आप थोड़ी सी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, कर ही लेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम देने के लिए मेरे को, और इस लेक्चर को देखने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट सीखना। आप चीजें सीख रहे हैं जो आपको नहीं आती है, जो आपको कंफ्यूज करती है, जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है। सीरीज के थ्रू आप बेस्ट बन के जाने वाले हो अपने बोर्ड एग्जाम को क्रैक करने के लिए और फिजिक्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, एंड दिस इज आवर मेन मोटो। ओके बच्चों, हंसते रहे और मेहनत करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे, कोई प्रॉब्लम आती है उसको सॉल्यूशन ढूंढो, उसको सॉल्व करो। यही एक मात्र ट्रिक होती है, टेक्निक होती है बेस्ट करने की और एक्सेल करने की अपने एग्जाम के अंदर। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी विदाउट एनी हेजिटेशन आप मेरे को बता सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ऑसम तरीके से उसको भी क्रैक करेंगे अपने एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।